सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं डबवाली से अमित सियाग। हम उनसे चर्चा करते हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में मानसून का सत्र है वो ख़त्म हुआ है चंडीगढ़, और उसके बाद जो है अमित सियाग है, इनको कांग्रेस ने उत्तराखंड को लेकर के भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर के हाल ही में कई मीटिंग करके जो है वो डबवाली लौटे हैं। विधायक जी, हाल ही में जिस तरह से मानसून सत्र हुआ और डबवाली को लेकर के आपने कई मामले उठाए, क्या लग रहा है सरकार का रवैया किस तरह से है डबवाली में? हालांकि कुछ प्रोजेक्ट आप पीछे लेकर के आए थे, उन पे कितना काम हुआ है? सरकार इसको लेकर के क्या सोच रही है? देखिए, जितना समय मैं मानता हूं कि एक विधायक को मानसून सत्र हो या कोई भी हो विधानसभा के सत्र में वो अपनी बात रखने का मिलना चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है। और इस जो सिस्टम है कार्यप्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। हमने सदन में भी इस बात को रखा था, खास करके जो नए विधायक हैं उन्होंने इस बात को रखा कि भाई आप सत्र में जब आते हैं तो पूरे अपने जो कुछ महीने का लेखा जोखा होता है उसको लेकर जो जनता की समस्या उनको लेकर आते हैं, और हमें केवल बोलने को 4-4 मिनट दिए गए। तो 4 मिनट में आप भी मान सकते हैं कि कितनी बातें आप अहम मुद्दों को रख सकते हैं। प्रयास ज़रूर किए, खास करके जिस तरीके से हमारे यहाँ पर नहरों की रीमॉडलिंग का है, काफ़ी लंबे समय से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से उसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी मिला था 8 नहरों का, ताकि टेलों तक पानी पहुँच सके। उसके साथ 5 और नहरों का मैंने उनको दिया। और ख़ास करके जो शिक्षा का आज की बहुत बड़ी समस्या मैं कह रहा हूँ, जो स्थिति है उसके लेकर मैंने वहाँ पे आंकड़ों के साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को जताने का भी काम किया। जब मैंने ये बात रखी कि भाई उनके खुद के गृह ज़िले में जो करनाल है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पे 10 में से 8 सरकारी जो कॉलेज है उनमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके गृह ज़िले यमुनानगर में किसी भी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है। सिर्फ ये उदाहरण ही अपने आप में बताने का, जब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के वहाँ पर प्रिंसिपल की कमी है, टीचर्स की पूरे हरियाणा में कमी है, तो किस तरह का शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पर होगा? और जब हम कहते हैं शिक्षा ठीक तरीके से नहीं दे सकते, तो रोज़गार का तो आपके सामने आए दिन जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा। तो ये सभी तरह की समस्याओं के ऊपर हमने अपनी कांग्रेस पार्टी ने भी, मैंने भी अपनी बात रखी। बट वही है कि अगर मानता हूँ जिस तरीके से एक ये जो कानून, एक और काला कानून लाने का प्रयास बैकडोर के माध्यम से ये सरकार करने का काम कर रही है, क्योंकि पहले मोदी जी ने, आपको याद होगा कि पहली टर्म में आते हुए 2014 में उन्होंने प्रयास किए थे भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव करने के लिए। वो इसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस का दबाव रहा था। उसके बाद अब अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से इन कानूनों को पारित करवाया जा रहा है, और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी हम सब ने किया कि जिस तरीके से ये 3 काले कानून कृषि के हैं, ये एक और ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक तरीके से जो कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे उनके लिए रास्ता खोलने का काम करेंगे, क्योंकि हर किसी की ज़मीन, अभी भी यहाँ पर हमारे 9 गाँव के लोग हैं, पिछले 1-1.5-2 सालों से धरने पे बैठे रहे, उपयुक्त उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने आवाज़ उठाई हल्के के अलग अलग मांगों पे लेकर। बट मैं ये मानता हूँ पर्याप्त समय होता तो शायद और मुद्दे उठाते। और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय में हमने प्रयास किए, चाहे कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लाने की बात हो, उसको मुहैया कराने के लिए है। जहाँ तक मैंने राजस्थान सरकार के साथ तालमेल बना के जो पुल थे हमारे राज के नाल पे जर्जर हालत, 2 पुल पूरा हमने दोबारा से बनवाने का काम किया, जो तकरीबन 1 दशक से पुरानी मांग थी, उसको करने का है। यहाँ पर जो ये गोल चौक है आप देखते हैं, बठिंडा चौक, इसको मैंने मंजूरी दिलाई है NHA के माध्यम से। अगले महीने हमें पूरी संभावना है इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये चौक को छोटा किया जाएगा, रेड लाइट की सुविधा होगी, ड्रेनेज की नई सुविधा होगी, स्लिप रोड। तो जो भी समस्याएं मेरे सामने आती हैं, मैंने हमेशा एक ही नारा दिया था, मैं नहीं हम। तो वो दोनों परिवेश में था कि डॉक्टर साहब और हम दोनों मिलकर भी, मगर साथ साथ जनता के साथ, ये मेरे बारे में नहीं है, ये जनता के बारे में है,
जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वह उसका पूरा प्रयास करता है। अमित जी, जिस तरह से पिछले दिनों बरसात हुई और जो है आपके जो चौटाला गांव है वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि चौटाला गांव के प्रॉपर तरीके से जो है निकासी को लेकर के पूरा प्रबंध नहीं है। तो क्या जिस तरह से दिग्गजों का गांव है, जननायक चौधरी देवीलाल का गांव है, एक विधानसभा में 5 सदस्य हैं उस गाँव के, लेकिन पानी की दिक्कत रही, बारिशों में काफ़ी जो परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, तो उसको लेकर के भी जो सरकार से आपकी किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है उसको प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं, देखिए इसके लिए जहाँ तक अब क्योंकि सरकार ने इसे महाग्राम योजना के अंतर्गत डाला है तो सीवरेज और ये सुविधाएं अब वो कितने समय में आई, क्योंकि पिछली एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने तलब किया था, ऑफिसर से भी बात की थी कि भी जो गंगा गांव अभी भी महाग्राम में है, जो उन्होंने आंकड़े दिए हुए थे इस समय तक ये पूरा होना था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ टेंडर तो उसके ऊपर भी मैंने कोशिश की थी, दबाव डाला था कि उसे जल्द से जल्द किया जाए। अब हालांकि उन्होंने जो दूसरे चरण के अंदर चौटाला गांव को लिया है तो आशा करते हैं उससे कुछ ना कुछ आने वाले समय में हल होगा। मगर कल भी मैं जैसे आसा खेड़ा, बारू खेड़ा उस साइड गया था तो कुछ अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए बात हुई और मैं यही बात देख के बड़ी दुख होता है कि चौधरी देवीलाल जी का गांव है, मगर जितने भी लोग शायद जो रहे, जो हमारे यहाँ पे मैं मानता हूँ एक सत्ता का सेंटर भी रहा, मगर उसके बावजूद क्या पता शायद यही जो मैंने कहा मैं नहीं हम, तो कहीं ना कहीं शायद एक सोच ये रही अभी तक केवल अपने तक सीमित रही कि हम सत्ता में आके सत्ता का सुख भोंकने का काम कैसे करें कि ना कि कोई उस गांव को एक आइकॉनिक गांव बनाया जाए। तो मैं यही मुझे इस बात की पीड़ा तो है ही कि मैं, हालांकि मुझे तो 1.5-2 साल हुए हैं बने हुए, ना हम कोई सत्ता के अंदर हैं। ज़्यादातर कोरोना काल में जो जनता की आवाज़ है मैं कोशिश करता हूँ उठाने के लिए, चाहे चौटाला गांव की या पूरे हलके में किसी गांव की। और बट ये ज़रूर है मेरी तरफ से कि जब मेरे पास अगर मैं कभी ऐसा भगवान ने कुछ मौका दिया जहाँ कलम हमारे हाथ में हो, सरकार हमारी होगी, तो उसमें चौटाला गांव के लिए मैं आधुनिक रूप से कुछ करने का ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास, अभी भी छोटा जितना मैं सरकार से लेके कर सकता हूँ उतना तो प्रयास जारी है, मगर वहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी। बट ये इस बात की मैं ज़रूर मानता हूँ एक पीड़ा है, और क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बदलना चाहिए कि हमें अगर कोई कुर्सी मिलती है उस कुर्सी का सदुपयोग केवल और केवल जनता के भले के लिए होना चाहिए, और कम से कम एक पहचान केवल इस नाम से ना हो कि देवीलाल जी का पैतृक गाँव, और जहाँ पे अब लोग जाएं, क्योंकि कई लोग आते हैं वो देखना चाहते हैं, आपने भी कई बार मीडिया में कवर किया है कि लोग आते हैं देखने के लिए चौटाला गांव है। मेरे को लगता है वो जब वापस जाते होंगे तो उनका लगता होगा कि हमने तो एक धारणा लेके आप उस गांव में जाते हैं, तो वो गांव की देख रेख में भी वो अनुकूल होना चाहिए उस धारणा का। एक जिस तरह से चुनाव के दौरान भी आपने एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में भी, जो चिट्टे का इस इलाके में, क्योंकि जो पंजाब की सीमा साथ लगती है, आगे राजस्थान की सीमा लगती है, जैसे चौटाला और ये गांव है, दूसरा जो कालांवाली रोड पे जो आगे जो गांव है चिट्टा, और मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया था यहाँ के देशुजोदा गांव को लेकर के कि चिट्टा था। तो अब इस पे कितना काम हुआ है चिट्टे को ख़त्म करने के लिए? हालांकि आपने पुलिस ज़िला बनाने की बात कही थी, डबवाली जिले को ज़िला बनाने की जो प्रोसेस है आप कर रहे हैं, तो ये नशा है वो कब तक ख़त्म हो पाएगा इस इलाके से, या क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी बदलाव के लिए दोनों चीज़ों के पहलुओं की आवश्यकता है, जो सरकारी प्रशासन है और जो सरकार है, और जनता का भी सहयोग चाहिए इसमें। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर सरकार की, प्रशासन की कमज़ोरी रही है। जो 5-6 साल पहले जब कांग्रेस का राज हुआ करता था उस समय ये परिस्थितियाँ यहाँ नहीं थी। पंजाब के बारे में सुना करते थे, पर पंजाब से सटे हुए डवाली में नहीं था, क्योंकि शायद कानून व्यवस्था बेहतर थी, गंभीर थी सरकार इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। इस सरकार में मैं मानता हूँ सिर्फ केवल और केवल बातें तो की गई हैं, और अब मैं इसका भी बड़ा कई बार मैं मानता हूँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई नेता भी जब होते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, कई बार वो इसको भी उपहास में लेने की कोशिश करते कि आप ये तो मुद्दे के रूप में उठाया करते थे कि भाई ये मुद्दा है कि चिट्टे का बड़ी वो देखो, मतलब आप इस बात को गंभीर नहीं। आप किसी भी गांव में ले लीजिए, आज की तारीख में जब जाते हैं आपको कोई ना कोई डेथ हुई दिखाई देती है, और जो जितनी चोरियाँ और जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा सीधा सभी लोग जानते हैं सीधा एक गठजोड़ इस समस्या, चिट्टे की समस्या के साथ है, क्योंकि लोग जो इसको लेने के लिए आज की तारीख में पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आज कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी कमज़ोर है और जनता आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, और इसमें मैं ये नहीं मानता कोई स्थिति गंभीर और ख़राब होती जा रही है। पंजाब में हालांकि जब उन्होंने STF का गठन किया
तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है, शायद उन्होंने वहाँ पे सख्ताई की और हमारे यहाँ पर उतनी सख्ताई नहीं हो पाई, तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करने लग गया। पोरस हमारा बॉर्डर है 2-3 साइड पे, तो ये सब ज़रूरी है। और इसमें ये मानसिकता तो आप ये देख सकते हैं कि पहले एक सदर में मैंने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उनसे ये मांग रखी थी कि यहाँ पर हमें एक डी एडिक्शन सेंटर दिया जाए, तो उस पे उन्होंने ना का जवाब देकर मुझे दिया कि नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। मतलब आप जब कहते हैं पूरे हरियाणा में ये एक एपी सेंटर है और सरकार की एक डी एडिक्शन सेंटर देने के लिए भी गंभीर नहीं है, तो फिर वो, तो मैं मानता हूँ अभी किसी तरीके के सुधार के लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और हमारी तरफ से दबाव, ये बीच का जो कोरोना काल था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो इसमें हम और कार्रवाई कर सकते थे या प्रयास कर सकते थे बतौर विपक्ष के भूमिका भी, वो शायद उतना समय हमें नहीं मिल पाया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। बट अब इसके बाद जैसे स्थिति ठीक होती जा रही है, तो दोबारा से इस मुद्दे को मैं प्रमुखता से उठाने का। तो क्या पुलिस जिला बनाने के बाद स्थिति कुछ कंट्रोल में हो पाएगी, इसको लेकर क्या मांग? ये जुड़े हुए चीज़ हैं। जैसे मैंने कहा, प्रशासन का भी रोल है और जनता का भी रोल है। इसमें 3-4 पहलू हैं, एक सप्लायर भी है, एक जो कंज्यूमर भी है, एक बिचौलिया भी है। हाँ ज़रूर आपने, क्योंकि हांसी एक उदाहरण रहा, मैं मानता हूँ कांग्रेस के राज में जब हम देखते तो कई बार सुनने को मिला करता था वहाँ पे वारदातें होती थी, जो वहाँ के जो और जो कम्युनिटी थी, जो व्यापारी थे, उनमें बड़ा एक घबराहट और डर का माहौल था। वहाँ पे उसको पुलिस ज़िला बनाने के बाद सुधार ज़रूर हुआ है। तो वही हमें मानते हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि पोरस बॉर्डर है और एक पूरा प्रशासन बैठेगा, अधिक हमारे पास बल होगा, तो ज़रूर हर तरह का क्राइम रोकने में और ये खास करके जो चिट्टे की समस्या में कुछ ना कुछ हमें सहूलियत ज़रूर मिलेगी इससे। तो ये थे हमारे साथ डबवाली से विधायक अमित सिहाग। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।